एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर लेक्चर नंबर 6 ऑफ एटम और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एनर्जी स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, तो एटम के अंदर हमारे 3 टॉपिक रहते हैं। तो एनर्जी स्पेक्ट्रा, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा जिसमें हम स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे और एक बोहर क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि एनर्जी स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम। तो नील बोहर सर ने जो अपने पोस्टुलेट दिए थे उसके अंदर थर्ड पोस्टुलेट को रिवाइज करो। उसमें क्या दे रखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है, तो उनकी कुछ न कुछ एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसको हम फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स या स्टेबल ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ये जो ऑर्बिट्स है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे। अब मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो m इज इक्वल टू ये तो 1 ग्राउंड स्टेट, m इज इक्वल टू 2 ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, m इज इक्वल टू 3 ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखो m इज इक्वल टू 1 ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रही हूँ, m इज इक्वल टू 1 मीन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और m इज इक्वल टू 2 मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, m इज इक्वल टू 3 मीन्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी को रिलीज करेगा या फिर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करें। देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो यही दोनों चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इनको देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है। सबसे पहले यूजिंग बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। वो क्या होंगे? इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kze स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। r से ये r कैंसल हो गया, ठीक है, इधर बच गया mv स्क्वायर। बट हमें mv स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी जो कि होती है हाफ mv स्क्वायर। तो दोनों साइड हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? kz e स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। ठीक है, अब इसमें से ये ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के। कई बार कुछ क्वेश्चंस के अंदर इसको पूछ लिया जाता है, बाकी पूरा फॉर्मूला अगर याद रखना है याद रख लो, वरना तो 1 सेकंड के अंदर माइंड में कैलकुलेट कर लो कि mv स्क्वायर बाई r था, kze स्क्वायर बाई r स्क्वायर के था, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक r से एक r कैंसिल होगा, तो माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? kze डिवाइड बाई r। ठीक है, और चार्ज किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन का -e। तो ये किसके इक्वल हो गया? kze स्क्वायर डिवाइड बाई r। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई -kze स्क्वायर बाई r। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव मींस उसके बाइंड स्टेट को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन है वहां पे बाइंड है, उसकी जो पोजीशन है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन में, तो वो बाइंड पोजीशन है। ठीक है, और अब हम देखते हैं टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। इसको एक्सप्लेन मैं दोबारा करूंगी,
जो डायग्राम बना हुआ था, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, ठीक है। मीन्स ये वाली जो टर्म है इसको नेगेटिव कर दो, यही हमारी टोटल एनर्जी आ गई। अब देखो ये तीनों रिजल्ट्स को ध्यान से देखना, इसके ऊपर कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, बट बहुत इजी क्वेश्चन होंगे अगर हमें ये रिजल्ट याद है। जो टोटल एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 कर दे, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये हो जाएगा हमारा ये इन दोनों का रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का। कर लोगे, ठीक है। अब इनके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखो ठीक है, ये रिलेशन हो गया इनके बीच में। अब देखो अगर हम इधर आर की वैल्यू को पुट कर दे, आर किसके इक्वल था, हमारा रेडियस निकाला था ना नील बोहर मॉडल के अंदर, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें रेडियस निकाला था, उसका फॉर्मूला क्या था, एम स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अगर तुम सोचो ये याद कैसे रह गया, तो बहुत इजी है, देखो एन स्केयर एच स्केयर, सिंपली अगर माइंड में रिपीट करोगे ना एन स्केयर एच स्केयर एन स्केयर एच स्केयर तो हो जाएगा। फिर 4 पाई स्केयर एम और के जेड डी स्केयर, ये तो हर बार ही रिपीट हो रहा है, के जेड डी स्केयर के जेड डी स्केयर, तो के जेड डी स्केयर भी याद हो जाएगा और एन स्केयर एच की नॉर्मल सी टर्म देखते ही याद आ जाएगा, और डिवाइड बाई 4 पाई स्केयर एम, 2-3 बार पढ़ोगे याद रहेगा। आर की वैल्यू को जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, तो यहां से आर की वैल्यू को पुट करो, के जेड ई स्क्र डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ आर एन स्क्र एच स्क्र और ऊपर गया 4 पाई स्क्र एम के जेड ई स्क्र, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना बना 2 पाई स्क्र, के 2 बार है तो के स्क्र, जेड भी 2 बार है जेड स्क्र ई की पावर 4 और m, ठीक है, सारी टर्म्स हो गई, ठीक है, और डिवाइड बाई एन स्क्र एच स्क्र, ये आ गया हमारा टोटल एनर्जी, जिसको हम E से दिखा देते, ठीक है। यहां से ही आगे डिराइव होगा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रल सीरीज का डेरिवेशन है। सिंपली काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसके अंदर R की वैल्यू को पुट कर दिया तो हमारे पास आ गई, तो हमारे पास आ गई यहाँ पे टोटल एनर्जी। अब यहां से देखो जो जो टर्म कांस्टेंट है ना उनको एज इट इज रखो, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो ई की पावर 4 आएगा m और डिवाइड बाई एच स्क्वायर और ये लिख लो अलग से n स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो यहां से जब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे ना, पाई की, के की, जेड की, ई की, एम की, एच की, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे नेगेटिव था ना सारी टर्म, नेगेटिव में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड को एज इट इज रख लो और डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिंपली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम सॉल्व कर लेंगे और जेड स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा, ऐसा क्यों,
क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी तुम्हें हीलियम देंगे, कभी तुम्हें लिथियम देंगे, तो जेड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो फॉर्मूला बन गया ये इस तरीके का बन गया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि Z इज इक्वल टू 1 है, मीन्स सिर्फ हाइड्रोजन के केस में देख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया n स्क्वायर, इतना एनर्जी का। क्लियर है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने ये डायग्राम ऐसे बनाया था, ये है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट और ये है हमारी n इज इक्वल टू सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तब हमें देखना था इसकी एनर्जी E2 मान लो और इसकी एनर्जी E1 मान लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर हमारे पास, इसको En बोल दूं समझने के लिए, अगर N1 है ग्राउंड स्टेट है तो एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर N2 है तो एनर्जी होगी 13.6, 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 दिए 12, 3.4, 4 चौके 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर E की वैल्यू 3 है तो 13.6 डिवाइड बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 4 5 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह अगर 4 है तो 13.6 डिवाइड बाई 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि डायरेक्ट 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अब ऑब्जर्व करो, जो ये ग्राउंड स्टेट है ना, ये वाली ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट होगी इसकी एनर्जी देखो सबसे कम है। यहाँ पे हम नेगेटिव को सबसे कम मान के चलते। नेगेटिव का मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बाउंड है न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रांगली। तो यहाँ पे वैसे तो इलेक्ट्रॉन की लार्जेस्ट वैल्यू है, लेकिन लार्जेस्ट है नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से हम बोलेंगे मिनिमम एनर्जी। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे जैसे n नीचे की तरफ जा रहा है मतलब n इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है कि वो पॉजिटिव की तरफ जाती जाएगी, नेगेटिव में वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो E2 की वैल्यू कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर जो E2 है उसकी वैल्यू ग्रेटर है E1 से, तो ये जो लेवल है सेकेंड लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल, तभी तो इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एक्साइटेड स्टेट मतलब कि हायर एनर्जी लेवल। तो सेकेंड ऑर्बिट जो हो गया उसकी एनर्जी हो गई ज्यादा। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से फर्स्ट में गया वहां पे तो उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो उसके पास जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सारी दे देगा ये। ठीक है, सारी बाहर निकाल देगा और हमें यहाँ पे फोटोन मिलेगा, और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी यहाँ पे वो एच न्यू होगी, जो किसके इक्वल होगी, E2 माइनस E1 के इक्वल होगी। ठीक है, अब यहां से देखो जो न्यूमेरिकल के अंदर यूज होता है वो वाली टर्म देखो, इजी से न्यूमेरिकल है, इसके गिनी चुनी टाइप है। एटम के अंदर सारी 6 या 7 के करीब टाइप्स होगी, मैं सारी करवा दूंगी जितने भी पेपर में आती है। तो यहाँ पे देखो En की वैल्यू थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर एज इट इज रखो और 1/n स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। अब हमें ये बताना फोटोन की एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा कि वहां से एनर्जी गिरी। एनर्जी किसी भी फॉर्म में गिर सकती है और कितने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर। तो बताओ फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ये फोटोन E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू n को 2 पुट करो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर बाहर रख दो और 1/n की वैल्यू बाहर रखने की जरूरत नहीं है, अभी एज इट इज पुट करो। n की वैल्यू 2 है ना, इसको मैं एक बार के लिए n2 बोल दूं, क्यों, समझ आएगा, n2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस में और ये माइनस में प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइड बाई n
1 का स्क्वायर। अब देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z का स्क्वायर बाहर और अंदर कितना रह गया। अब नेगेटिव को खत्म कर दो बेशक से बाहर से, कितना बच गया, ये पॉजिटिव n1 का स्क्वायर, ये नेगेटिव n2 का स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, मैं डायरेक्ट भी करवा सकती थी, लेकिन इसमें नेगेटिव फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता कि आया कैसे पॉजिटिव। ठीक है, इधर वाला नेगेटिव हम अंदर ले गए, सिंपल सी बात है बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। अगर n की वैल्यू 2 है, n1 की वैल्यू 1 है, तो पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। यहां से दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो तुमसे पूछ लेगा hc डिवाइड बाई लैम्डा, वेवलेंथ बताओ। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अभी के लिए ये किसका फॉर्मूला है, एनर्जी का, याद रखना है। ठीक है, देखो अब अगर मैं इस एनर्जी की जगह एच सी बाई लैम्डा पुट कर दूं और माइनस नहीं है ना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड की वैल्यू एज इट इज ही रखो, कंफ्यूजन होगी वरना तो 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे 1 बाई लैम्डा चाहिए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई एच सी। जब मैं यहाँ पे एच सी की वैल्यू पुट करूंगी, एच सी किसके इक्वल होता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम के इक्वल। क्लियर, इसके इक्वल होगा। जब मैं ये वैल्यू यहां पुट करूंगी तो हमारे पास एक और कांस्टेंट आ गया, ये वाला, उसको हम बोलते हैं आर, जेड स्क्वायर एज इट इज 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, और आर है हमारे पास राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। यूनिट्स क्या होगी, वेवलेंथ अपोजिट है तो मीटर पर मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी इतनी वैल्यू है, और यहां से हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज के न्यूमेरिकल बनेंगे। तो अभी तक हमारे पास दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। क्लियर हो जाएगा, दोनों न्यूमेरिकल क्लियर है, कर लोगे यहां से इसको सॉल्व, करवा दो। अब सबसे पहले हम देखेंगे एक बार के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फिर इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की थ्योरी एग्जाम्स में इतनी नहीं आती, ना एग्जाम्स में आईआईटी वगैरह में आती है और ना ही उसमें, फिर भी थोड़ी सी थ्योरी हमें पढ़नी है, तो वो थ्योरी करवा देती हूँ पहले, फिर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे हम। देखो, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा मतलब कि एक तरह से जो हमें ब्राइटनेस मिलती है, ब्राइटनेस, कुछ में ब्राइटनेस मिलेगी, कुछ में कहीं पे डार्कनेस मिलेगी, तो वो पढ़ना है। देखो, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो हमारा दो तरह का होगा, एक होगा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होगा लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, बात एक ही है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी समझते इसको। देखो, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, गैस ले ली, या फिर बोल दो हॉट वेपर्स ले ली। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर लेके, और इसका ढक्कन है जो हमने बंद कर दिया। अब इसको हमने क्या किया है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट मैं पास कर रही हूं, जो ये गैस है इसके अंदर से क्या पास किया है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है या वेपर्स हैं। अब वेपर्स है तो ऑब्वियसली क्या होगी, हॉट होगी ना, गर्म होगी। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि लाइट वो निकलेगी और उसको हम प्रिज्म में से पास करेंगे, तो यहां से हमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स मिलेगी, वही वीव गियर, वीव गियर वाली। ठीक है ना, हमारे पास वीव गियर, ये कलर्स हमें मिलेंगे इन जनरल, होता है यही। बट
यहाँ पे हमें सारे कलर्स नहीं मिलेंगे। इन जनरल होता है कि प्रिज्म के अंदर से हमने व्हाइट लाइट पास की और हमें सारे कलर्स मिल गए, बट देखो ये जो गैस है ना, इसने कुछ कंपोनेंट्स को, कुछ कलर्स को ये खा गई है। खा गई मतलब कि डाइजेस्ट कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब हमने इससे पास होने वाले जो रेडिएशन है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ और यहाँ से रेडिएशंस निकली, यहां तक इलेक्ट्रिक करंट जा रहा था, फिर इसके अंदर से जो रेज निकली, रेडिएशंस निकली, उन रेडिएशंस को हमने प्रिज्म से पास करवा के देखा ना, तब पता चला। जैसे वो होता है ना, जब एक शॉपकीपर है किसी भी एक पैकेट पे लिख देता है कि ये पैकेट 2 केजी का है, जब हमने मेजर किया तो पता चला 1.750 केजी का है, तो वहां पे थोड़ा सा मतलब गोलमाल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें पता चला जब हमने प्रिज्म में से पास करवाया कि इस गैस ने तो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। और हमें यहाँ पे कुछ कलर्स दिखाई दिए, मैं भी कुछ कलर, ये मैं अपने पास से लिख रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये बाकी के जो कलर्स है ये एमिट हो गए, ठीक है। और जो यहाँ पे एमिट हुए ना, देखो जो एमिट हुए, जब हम इसके अंदर से साथ में देख लो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी, इसके अंदर भी वही गैस है, लेकिन ये कोल्ड गैस है। कोल्ड गैस मतलब इसको हमने गर्म नहीं किया है और इसके अंदर से हमने करंट पास नहीं करा, क्योंकि करंट से गर्म हो जाएगी। तो यहां से हमने व्हाइट लाइट पास करवाई, सिंपल व्हाइट लाइट पास करवाई। जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स में से लाइट निकली, जो भी लाइट निकली, जब हमने उसको प्रिज्म पे फोल्ड करवाया तो हमें यहाँ पे पता चला कि कुछ रेडिएशंस हैं जो वो एब्जॉर्ब हो गए, वो स्पेक्ट्रा हमें मिला। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो गए थे ना, ये वाला स्पेक्ट्रा हमें मिला, जो यहाँ पे गायब था, ठीक है। और यहां से जो रेड वाली दिख रही है वो वाली वेवलेंथ, ये जो रेड वाली वेवलेंथ है ना, ये यहाँ पे क्या हो गई है, क्या हो गई है, इसने ये वाली एब्जॉर्ब कर ली है। और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो हमने देखा था कि ये वाली इसने एब्जॉर्ब कर ली है, ये वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो हमें ये जो एब्जॉर्ब हो चुकी रेडिएशंस हमें मिली, और इसके अंदर हमें कौन सी लाइंस मिली, जो एमिट हुई थी। तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा ये इसने एब्जॉर्ब कर ली थी। तो ये होता है डिफरेंस एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, ठीक है। इसमें गैस गर्म होती है, इसमें ठंडी होती है। इसमें जो लाइट्स हमें दिखती है वही लाइट्स इसमें इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली है। तो कर लोगे, ये फॉर्मूला अभी हमें पता है, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज और देख लो। यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया था 1 बाई वेवलेंथ का, जो कि आर यहाँ पे था 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, ठीक है। बोर्ड्स के अंदर ये न्यूमेरिकल आते हैं ना, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। तो नीट वगैरह आईटी में भी क्वेश्चन आते हैं, बट बोर्ड्स में तो आएगा ही इसी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें देखो, एक होती है हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और एक होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए तो जो n2 होगा उसकी वैल्यू होगी n1 प्लस 1, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के अंदर n2 की वैल्यू को हम रखेंगे इंफिनिटी, ठीक है। और n1 की वैल्यू कितनी होगी वो हमें अभी स्टडी करनी। इतना समझ आ गया, ठीक है। इसको रब कर दो। देखो, जो हमारे पास स्पेक्ट्रा बना उसके अंदर सीरीज हमें मिली कुछ। ये स्पेक्ट्रा बनता कैसे है, ये हो गया जैसे हमारे पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। जब सेकंड से फर्स्ट में आया, थर्ड से फर्स्ट में आया, यहां से फर्स्ट में आया, यहां से फर्स्ट में आया, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें मिलती है लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज,
ठीक है, मतलब सीरीज का मतलब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगे। ठीक है, लाइमन सीरीज जो कि 1906 में दी गई थी, 1906 के अंदर दी गई थी। ठीक है, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के अंदर N1 की वैल्यू होगी 1। एक तरह से हमारे पास सीरीज है लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड। ठीक है, इसके लिए N1 की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहे तो N1 1 हो गया और इसके लिए N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 सोन चलती जाएगी। उसके बाद है हमारे पास अगर N1 की वैल्यू 2 हो जाए तो क्या होगा? तो हमारे पास कौन सी सीरीज होगी? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो कि 1885 के अंदर दी थी, मतलब ये पहले आई थी। बाल्मर सीरीज हमें पहले मिली थी, फिर इसको हम सेकंड नंबर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो है ना सारी की सारी ये होती है यू वी आई आई आई। इसका मतलब ये यूवी लाइट में मिलती है, ये विजिबल में मिलती है और बाकी तीनों इंफ्रारेड के अंदर मिलती है। ठीक है, ये तीनों इंफ्रारेड में मिलेगी। फर्स्ट यूवी लाइट में अल्ट्रावायलेट जो कि हम देख नहीं सकते बेयर आइज से, और जो यही वाली सीरीज है ना सिर्फ ये सीरीज ऐसी है जिसको हम अपनी बेयर आइज से देख सकते। इसलिए जब ये सीरीज मिली तो पता चला कि अच्छा ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है। तो बाल्मर जो साइंटिस्ट था उन्होंने ये सीरीज 1885 के अंदर ही दे दी थी। ठीक है, इस 1885 में सबसे पहले विजिबल रीजन में। उसके बाद इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ तो लाइमन ने 1906 में ये बता दिया कि फर्स्ट ऑर्बिट में भी जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाल्मर सीरीज कब मिलेगी? जब फर्स्ट में नहीं जाएंगे, थर्ड से सेकंड में ही रुक जाएंगे, फोर्थ से सेकंड में रुक जाएंगे, फिफ्थ से सेकंड में। तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गए तो इसका मतलब बाल्मर सीरीज बन गई। एक और बता देते हैं, अब इसके लिए N2 की वैल्यू कितनी होगी? N1 की 2 से शुरू हो रही है तो ये होगी 3, 4, 5, 100। ठीक है, अब अगर N1 की वैल्यू 3 हो जाए, 3 हो गई तो मतलब कौन सी सीरीज बन गई? पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज। ठीक है, पाश्चन सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन आए तो वे फोर्थ से, लेकिन वो थर्ड में ही रुक जाएंगे, फिफ्थ से भी थर्ड में, सिक्स से भी थर्ड में। ठीक है, तो N2 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में कहां से आ सकते हैं? फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सो ऑन। ठीक है, सारी सीरीज कर लोगे। अब समझ में आ गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर मैं बोलूं लाइमन की या बाल्मर की ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बाल्मर की। बाल्मर के अंदर N1 की वैल्यू होगी 2 तो N2 की वैल्यू होगी 3। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगी। जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ना R N1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। जब R की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे और वेवलेंथ निकालेंगे तो हमें मिलेगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, और इसके अंदर वही N1 इज इक्वल टू 2 तो N2 इज इक्वल टू इंफिनिटी 1 बाई लैम्डा R, 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी हो गया 0। इसको सॉल्व कर लो तो हमें मिल जाएगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। किसी भी सीरीज के लिए आ सकता है ये। अगर हमने यहाँ पे लाइमन के बजाय ब्रैकेट के लिए क्या तो N1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और N2 की वैल्यू 5। सिंपल है। ठीक है, अब ये जो हमें सीरीज में ली थी ना नील बॉहर सर की मॉडल की एक लिमिटेशन थी यहाँ पे, और वो लिमिटेशन क्या थी देखो। अब जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रही है अलग अलग वैल्यूज से, एक तो ये हो गई, ठीक है, एक हो गया N2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, एक N2 की वैल्यू 5 हो जाएगी, N2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, ये जो एक ही सीरीज के अंदर लाइमन या बाल्मर सीरीज में जब अलग अलग लाइंस मिल रही है ना, जिसको हमने किसी को H अल्फा, H बीटा, H गामा बोल दिया, एंड इसको जब हम 3 पुट करेंगे H अल्फा, N2 को 4 पुट करेंगे H बीटा, N2 को 5 पुट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। तो इसको नील बॉहर सर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कुछ अच्छी से एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ये इनकी लिमिटेशन भी थी। कर लोगे?
थ्योरी हो गई, ज्यादा हो गई, न्यूमेरिकल करते हैं अब इसके। देखो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, an excited hydrogen atom emits a photon of wavelength lambda in returning to ground state। कि कोई भी हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में है और उससे वो ग्राउंड स्टेट में है। कौन से एक्साइटेड स्टेट हमें नहीं पता, ठीक है। द क्वांटम नंबर n ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज गिवन बाय, वही बताओ कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट है। मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंड में एक हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड में चला गया। हाइड्रोजन एटम में इसमें इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में और तो कुछ होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में होगा। यहाँ पे हम इसमें मान लेते, डॉटेड का मतलब बीच में कुछ और भी हो सकता है। यहां से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आया, n1 इज इक्वल टू 1 है और n2 की वैल्यू हमें नहीं पता, n है। तो बताओ n की वैल्यू कितनी होगी, ट्राई करो, ऑप्शन दे रखे। तो यहां से 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r, 1 बाई n1 का स्केयर माइनस 1 बाई n2 का स्केयर, और यहां से 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r, 1 बाई n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू n। ये हो गया 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, r डिवाइड बाई n स्क्वायर। हमें चाहिए n की वैल्यू, तो इधर ले आओ 1 बाई r डिवाइड बाई n का स्क्वायर, r माइनस 1 बाई लैम्डा। हमें यहां से n स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाई n स्क्वायर अलग से लिख लो, r डिवाइड में करेंगे तो 1 बाई लैम्डा r। इतना तो आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, 1 बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा r, यहां से कितना आ गया, लैम्डा r माइनस 1। सिंपली एलसीएम लिया है। अब n स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, पलट दो इसको, लैम्डा r डिवाइड बाई लैम्डा r माइनस 1, स्क्वायर को हटा दो, अंडर रूट आ गया। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड। इजी है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है, ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कोलाइड विद हाइड्रोजन आयन। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये एक हाइड्रोजन आयन है एच पॉजिटिव, इसके साथ कोलाइड करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन एटम बना देगा, ठीक है। कोलाइड विद हाइड्रोजन एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये कहां पे होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा। और जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी, एक फोटोन रिलीज होगा, ठीक है। तो हमें बताना, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी बतानी है हमें, ठीक है। सिंपली इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, स्पीड से आ रहा मतलब उसकी एनर्जी है, हाइड्रोजन आयन के साथ कोलाइड करके हाइड्रोजन एटम बना, बट उस हाइड्रोजन के साथ कुछ एनर्जी थी जिसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में था। फिर एक्साइटेड स्टेट तो अनस्टेबल होती है, वहां से वो नीचे गिरेगा ध्यान से और वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, फोटोन की फॉर्म में। तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी यही हमें बताना है, ठीक है। तो करते हैं, देखो, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज करेंगे। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फाइनल एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2, तो एनर्जी कितनी होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n स्क्वायर, कितनी आई थी, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। याद है जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे माइनस 13.6 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये जो एनर्जी थी ना इसकी वजह से इतनी एनर्जी हमें मिली। इतनी कैसे मिल सकती है, देखो एक तरह से इसको ई फोटोन्स निकाल लेंगे तो क्या मिला हमें, 2.6 प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि आ गया 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी आ गई। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ही एनर्जी थी और हमें फोटोन मिल गया। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे बॉन्ड बना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन के साथ कनेक्ट हुआ तो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और उस बॉन्ड की फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है,
क्लियर। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है यहां से, तो ई फोटोन इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा किसके इक्वल होगा, एच सी बाई ई। पुट कर दो, एच सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और डिवाइड में ये एंगस्ट्रॉम में होगा, और ई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, जीरो से यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक और जीरो, जीरो से ये एक्स्ट्रा जीरो कैंसिल, और इसको कैंसिल करो 3, ठीक है, एक बार और कैंसिल करो, पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन ये आई हमारे पास वेवलेंथ आई है। वेवलेंथ कितनी आ गई, इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, इतनी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बट हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी सी 3 इंटू 10⁸, लैम्डा किसके इक्वल होगा 6200, 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम का -10 और ऊपर आ गया 3, तो एक तरह से 9 इंटू 10⁻10 ऊपर गया 18 डिवाइड बाई 6200, ठीक है। 20 से ये कैंसिल करके 16 कर दो, और 9/62 को जब सॉल्व करोगे तो आंसर यहां से आएगा हमारे पास ओवरऑल 0, इसको सॉल्व करो, इसकी एक जीरो, क्योंकि आंसर मैच करने के लिए हटाओगे तो 1.4 पाई इंटू, ठीक है, 10⁻9 मेगाहर्ट्ज। मेगा और ये कंबाइन करोगे तो अपना कितना आ जाएगा, पावर सॉल्व हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। थोड़ा कैलकुलेशन है इसलिए मैंने फास्ट कर दी, अपना आंसर निकाल लेना, मैच कर लेना। याद रखना एच सी की वैल्यू होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में होगी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करने, कैलकुलेशन थी, इजी थी, मेरा कॉन्सेप्ट ये बताने का था, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, बाद में तुम्हें कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। एक हाइड्रोजन एटम है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर था, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में था, उसके ऊपर एनर्जी फॉल हुई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फॉल हुई, ठीक है। उसके बाद उसके एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज आया ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कितना होगा ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल, कितना होगा ई फाइनल, ई इनिशियल कितना था, इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम अगर ग्राउंड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट के अंदर उसकी एनर्जी कितनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस उस पर फॉल होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इतनी एनर्जी उसके पास खुद थी, इतनी बाहर से गिरा दी तो बन गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइनल एनर्जी। ध्यान से देखो कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कब हो सकती, क्योंकि हमें बताना है कि उसके एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज है। जब वो ग्राउंड स्टेट में था तो L1 का मोमेंटम, और जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां जाएगा, एक्साइटेड में जाएगा। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में गया तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा Ln, और n हमें पता नहीं है तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो किसकी एनर्जी है ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, तो यहां से n आ गया 2, ठीक है। इस एनर्जी का मतलब था, ये हमें हिंट दे रहे कि इस एनर्जी का यूज करके तुम n बताओ कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम गया है, तो यहाँ पे गया वो सेकंड के अंदर। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, सबसे पहले इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई, यही तो था, ठीक है। जब 1 था तो h डिवाइड बाई 2 पाई, और जब हमारे पास सेकंड था मतलब सेकंड स्टेट में कितना होगा 2h बाई 2 पाई, ठीक है। सॉल्व कर दो, कितना आएगा चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे 2 पाई
और माइनस में H। ठीक है, माइनस में H का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे L2 माइनस L1 भी कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस हम नहीं ले रहे, वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 2 और 3.14 कैंसिल करो 3.3, तो डेल्टा H कितना चेंज आया है 3.3 और 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34। देखो आंसर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड 1.05, क्योंकि इसको कैंसिल करोगे तो लगभग इक्वल ही है ना, तो मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.05 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड हमारे पास। ठीक है, कर लोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यूज करके इजी सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग टाइप का है और इंपॉर्टेंट है, इसकी नेक्स्ट टाइप का मीन्स पढ़ो। देखो, रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई ट्रांजिशन हो रहा था 2 से लेकर 1 तक। यहां से जब वो सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आएगा, एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा, तो हमें पता है कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, फॉल ऑन द हीलियम पॉजिटिव आयन, ये किस पे फॉल हुई, हीलियम पॉजिटिव आयन के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से हीलियम आयन है वो ग्राउंड स्टेट से कहां पर चला गया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। ठीक है, द पॉसिबल ट्रांजिशन ऑफ हीलियम आयन एज दे एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन। ठीक है, तो वो कहां पे जाएगा, ये इन्होंने दिया नहीं है कि फर्स्ट से सेकंड स्टेट में गया है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि जो यहां से आ रही एनर्जी थी, जो हीलियम आयन है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया, तो ना तो हमें N1 की वैल्यू पता है, ना हमें N2 की वैल्यू पता है। यही बताओ कि जो हीलियम आयन था वो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कौन सी दो स्टेट्स के बीच में अपना मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज है, उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना निकाल दो पहले, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला वही -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए Z1 है, 1/N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से आ गया 3/4। इसको सॉल्व करोगे 3/4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, डायरेक्ट सॉल्व करो, मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, इतनी एनर्जी आ गई। ठीक है, एनर्जी इतनी आ गई। अब देखो, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये एनर्जी फॉल होगी हीलियम पॉजिटिव आयन के ऊपर। हीलियम पॉजिटिव आयन के ऊपर जब ये एनर्जी फॉल हुई, ठीक है, तो अगर एनर्जी फॉल हुई तो उसका जो ट्रांजिशन है किस किस के बीच में होगा। तो देखो -13.6, ये जो एनर्जी किसके इक्वल होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर, यही निकालना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, जेड स्क्वायर हीलियम पॉजिटिव है तो जेड की वैल्यू होगी 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो इसको मल्टीप्लाई करो और इसको डिवाइड में ले जाओ। 13.6 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस को अंदर ले जाओ, क्योंकि माइनस का तो कोई कॉन्सेप्ट रह गया या नहीं रह गया। अरे जब यहाँ पे नेगेटिव था ही नहीं तो आया कहां से, क्योंकि नेगेटिव तो हमने अंदर ले लिया था, पहले नेगेटिव नहीं था इधर। N1 का स्क्वायर -N2 का स्क्वायर। अब देखो इतना आया। अब देखो हीलियम पॉजिटिव क्यों रखते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 पॉजिटिव रखने का मतलब उसको इसलिए रखते ताकि उसके ऊपर हम नील बोहर मॉडल वाले सारे पोस्टुलेट अप्लाई कर सकें, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं करेंगे तो इसमें अलग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, फिर नील बोहर मॉडल इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। नील बोहर मॉडल एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ
हाइड्रोजन एटम के ऊपर, मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर। अगर मैं इधर लिथियम की बात करूं तो इस पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव वगैरह दे देंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कर लोगे। अब यहां से देखो, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहां से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए, एक बार n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और एक n की वैल्यू को हम 4 पुट करेंगे, इसकी 2 पुट करेंगे, इसकी 4 पुट करेंगे, तो सॉल्व करके देखना, अलग अलग ऑप्शन के थ्रू होगा ये क्वेश्चन अब आगे, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर और -1/4 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो मैच हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। बाकी ऑप्शन तुम खुद ट्राई करके देख सकते हो। जब हम फर्स्टली यहाँ पे 2 और 4 पुट करेंगे तो हमारा जो है आंसर मैच हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल। कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपली मैंने यही बोल रखा था कि ये जो एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, हीलियम आयन पे फोल्ड होगी और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा। कहां पे गया वो, सेकेंड स्टेट से कहां पे गया है वो, फोर्थ स्टेट में चला गया, ठीक है। सेकेंड स्टेट से नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू नेक्स्ट फोर्थ के अंदर चला गया, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। क्लियर, न्यूमेरिकल इजी था, बस यहां से एनर्जी को निकाल लो। वो एनर्जी देखो हीलियम पे कितनी फोल्ड हुई है, ये जो एनर्जी फोल्ड हुई थी इतनी थी, तो n1 और n2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कर लोगे सिंपल। नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है कि एक हाइड्रोजन एटम है, जब वो n=6 स्टेट के अंदर था, तो वो x वेवलेंथ शो करता, वो x वेवलेंथ बताओ कितनी होगी। मींस ये बोल रहा है कि ये हाइड्रोजन एटम है, इसके अराउंड में ये हमने 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिट बना लिए। n था इधर, इलेक्ट्रॉन इधर था, यहां से वो एक्साइट कहां कहां पे हो सकता है, वो फर्स्ट स्टेट में जा सकता है, सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है। तो कितने ट्रांजिशन हो गए, 5। बट यहां से फिर वो जब वो इसमें आया था फिफ्थ से, इसमें भी तो आगे जा सकता है ना, और यहां से आया इसमें भी आगे जा सकता है, यहां पे आया था इससे भी आगे जा सकता है, ठीक है, और यहां से था इससे भी आगे जा सकते। तो कितने ट्रांजिशन हुए, जितने ट्रांजिशन बिना रिपीटिशन के हुए उतनी ही हमें वेवलेंथ मिलेगी। तो एक तरह से हमें यही बताना है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो कितने ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट होता है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इतने जंप कर सकता है और इतनी ही वेवलेंथ निकलेगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे n 6 है, तो 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 3, तो कितनी वेवलेंथ आ गई, 15 वेवलेंथ। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। कर लोगे, क्लियर है। अब इसको समझने के लिए देखो, एक बार के लिए अगर n2 बोल दो, अगर n2 होगा तो 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 1 1 1 1, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, जब यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 है, सेकंड से कहाँ आ सकता है, सिर्फ फर्स्ट में ही आ सकता है, एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये वाला, ठीक है। कर लोगे। अब इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारी थर्ड टाइप है न्यूमेरिकल्स की एटम के अंदर। कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है, लिथियम पॉजिटिव आयन, Li पॉजिटिव पॉजिटिव, मींस इसके लिए Z कितना होगा, लिथियम 3, ठीक है। इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू ए लेवल बाय ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इसके ऊपर कुछ रेडिएशंस हमने फॉल करवाई और फॉल करवाने के बाद जब ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में था, ये कहां चला गया, किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया, ठीक है। When the ion get de-excited to ground state, जब ये वापिस से ग्राउंड स्टेट के अंदर आया तो उस टाइम पे क्या हुआ, टोटल ऑफ 6 स्पेक्ट्रल सीरीज आर ऑब्जर्व्ड। हमें कितनी स्पेक्ट्रल सीरीज मिली, 6। अब 6 ट्रांजिशन मिले, ये बोलना चाहते हैं कि 6 ट्रांजिशंस मिले, तो वो ट्रांजिशन किसके इक्वल होता है, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 ट्रांजिशन। तो n बताओ कि वो जो एनर्जी को लेके कौन सी वाली एक्साइटेड स्टेट में गया था, तो देखो n इंटू एन माइनस 1 12
n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 12, n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, यहाँ पे कितना आ गया 4n प्लस 3n माइनस 12, ठीक है, n माइनस 4 और n प्लस 3, तो यहाँ से आ गई n की वैल्यू 4 हो सकती है और n की वैल्यू माइनस 3 जो कि नहीं हो सकती है, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। मींस जब लिथियम पॉजिटिव पे लाइट गिरी थी तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया था। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या है आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो बताओ जो ये लाइट गिरी थी उसकी एनर्जी कितनी हुई, वेवलेंथ कितनी हुई, तो निकाल लो, सिंपल सा है। अब तो n हमें पता चल गया 4 है, तो हमें वेवलेंथ निकालनी है r z स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, खुद करना है तुम्हें ये क्वेश्चन। 1 बाई लैम्डा r 1.09 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, z की वैल्यू 3 है 9, 1 बाई n1 ग्राउंड स्टेट में और n2 फोर्थ स्टेट के अंदर। जब सॉल्व करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा 10.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर, ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वेवलेंथ। ठीक है, कर लोगे, इजी है, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है बस आगे तो हमें। तो ये थे हमारे एटम के जो स्पेक्ट्रा वगैरह से रिलेटेड न्यूमेरिकल, कुछ और न्यूमेरिकल भी है जो हम आगे के लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।